गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रवीणा सैनी। आज हम मेड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत योग के विभिन्न संदर्भों में उपयोग से संबंधित फर्स्ट वीडियो बनाकर के अपलोड यूट्यूब पे कर दिया गया है। आप पहले से देखिएगा। उसके पश्चात सेकेंड पार्ट है विभिन्न संदर्भों में योग के उपयोग का। अब इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट क्लास करते हैं। इससे पहले हमने चारित्रिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, भौतिक विकास से संबंधित जो डेवलपमेंट है उसमें योग का क्या यूज हो सकता है और किस प्रकार से योग बेनिफिशियल है फॉर दिस एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो अब नेक्स्ट जो है उसके अंदर हम जो एरिया है वो है आध्यात्मिक विकास। दिस इज द 6th पॉइंट, आध्यात्मिक विकास। अब इस आध्यात्मिक विकास में अगर हम माने तो हिंदू धर्म के आधार पर सबसे जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है वो है गीता। अब इस गीता के अंदर बेसिकली हमारा जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया गया है। और आत्मा और परमात्मा, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही क्या है? योग है। ठीक है। और अगर हम ये कहें कि योग के माध्यम से हम आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति के लिए इससे जोड़ सकते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। इसलिए आत्मा और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना या आत्मा और परमात्मा का जो योग है, जोड़ है, उसको हम जोड़ने की जो प्रोसेस है उसे हम योग कह सकते हैं। तो इसमें गीता में ज्ञान और योग, ज्ञान प्लस योग, क्योंकि बिना ज्ञान के हम योग नहीं लगा सकते। तो ज्ञान और योग का वर्णन किया गया है इस गीता के अंदर। और इस वर्णन के आधार पर ही जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसमें हम आत्मा और परमात्मा को या कह सकते हैं कि हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं और ये जोड़ना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। इस प्रकार आत्मा से परमात्मा का जो संबंध है वही क्या है? योग है। और ज्ञान के माध्यम से हम हमारे जो मन रूपी चक्षु है, आंखें हैं, उसे खोल इस योग के माध्यम से हमारे अंदर ऐसी अंतर्दृष्टि विकसित होती है या ऐसा अंतर ज्ञान विकसित होता है जिसके माध्यम से अज्ञान रूपी जो बुराई है, पर्दा, वो हमारा हट जाता है और हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए योग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये योग कह सकते हैं कि योग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसमें अब हम जब योग की बात करते हैं, योग, तो इस योग के अंदर ये जो योग है, इस योग में जो ध्यान, चिंतन, मनन, आसन एवं तपस्या आदि का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इसी के माध्यम से, यानी ये सब क्या है? एक तरह से अगर मैं इनकी बात करूं तो ये है योग। और इस योग के माध्यम से ही क्या होता है? हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। आध्यात्मिक विकास, तो आध्यात्मिक विकास के लिए योग इम्पोर्टेंट है। और इस आध्यात्मिक विकास में योग के द्वारा हम अपने जो परम लक्ष्य है हमारा या अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, जिसे हम ईश्वर की प्राप्ति भी कह सकते हैं, इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है
काम एवं मोक्ष। तो ये सब जो है, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये हमारी भारतीय संस्कृति के 4 स्तंभ है। भारतीय संस्कृति के 4 स्तंभ हैं। इन चारों स्तंभों के आधार पर ही जो मानव जीवन है, अगर इन चारों का एक जो क्रमबद्ध रूप है उसके ऊपर मनुष्य अपना जीवन जीता है, तो हम हमारे अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि इनका आपस में कनेक्शन बहुत ही प्रगाढ़ है, सुदृढ़ है, और एक के बाद एक क्रम से हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तभी ये जो मोक्ष है इसे अंतिम स्थान दिया गया है, और यही हमारी भारतीय संस्कृति का एक तरह से मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी है, मोक्ष की प्राप्ति करना। अब इनके लिए इनको प्राप्त करने में भी योग की महत्वपूर्ण भूमिका है, या हम योग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब इसके में जो है हमारा अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, वो इन्हीं पर चल करके प्राप्त होता है, क्योंकि योग के माध्यम से जो मानसिक और शारीरिक पवित्रता और जो स्वस्थता चाहिए वह सब हम इस धार्मिक आचरण के माध्यम से ही अपने जीवन में ला सकते हैं। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा धर्म। जब तक हम धर्म यानी हमारे जीवन में धारणा नहीं हो तब तक हम हमारे अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। और धर्म अनुसार अपना जीवन यापन करने के लिए अर्थ भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और आगे हमारी संतति उत्पन्न होती रहे तो काम एक प्रकार से दिया गया है, और लास्ट हमारा मोक्ष की प्राप्ति दी गई है। तो इस प्रकार इन चारों को जो उचित रूप प्रदान करते हुए हम हमारे जीवन में योग के माध्यम से मानसिक पवित्रता और शारीरिक पवित्रता के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और धर्म के द्वारा ही व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन में नैतिक आचरण करता है। अगर धर्म के अनुरूप कार्य अपना आचरण ना हो तो वह व्यक्ति समाज के लिए हितकारी नहीं होता। और नैतिकता के आधार पर ही अगर धन की कमाई करे तो वही लाभप्रद होती है। अर्थात अधर्म के अनुसार या अधर्म के कार्य करके अगर हम धन की प्राप्ति करते हैं तो वह हमारे जीवन में हमारी मानसिक पवित्रता और शारीरिक स्वस्थता पर प्रभाव डालता है, क्योंकि जिस मनोवृत्ति से धन अर्जन किया गया है उसका परिणाम मन और शरीर पर अवश्य ही पड़ता है। इस प्रकार योग के द्वारा व्यक्ति अपने धर्मानुकूल अपना आचरण करता है, उसी के अनुरूप अर्थ की प्राप्ति करता है, और इस प्रकार अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयास करता है। और संतुलित काम वासना का भी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर ऐसी काम प्रवृत्ति लोगों में ज़्यादा अनग्रह चलती रहे तो एक प्रकार समाज का जो स्ट्रक्चर है वही समाज में अनैतिक काम है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर उसका एक संतुलित एक व्यवस्थित रूप हो, एक सिस्टमेटिकली वो चीज़ चले समाज की व्यवस्था के अनुरूप, तभी धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष हमारे जीवन में हमारे अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है संतुलित विकास। नेक्स्ट है 8 पॉइंट संतुलित विकास। अब इस संतुलित विकास के लिए भी योग इम्पोर्टेंट है, और संतुलित विकास के अंदर अगर हम बात करें हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की, भारतीय संस्कृति प्लस
सभ्यता की, तो भारतीय और संस्कृति के अंदर और सभ्यता का संतुलित विकास करने में सदैव ही संतुलन का सिद्धांत काम करता है, क्योंकि संस्कृति तभी डेवलप या संस्कृति के माध्यम से ही हमारी क्या है सभ्यताएं डेवलप हुई है। तो इन दोनों में संतुलन बना हुआ रहना आवश्यक है और इन्हें इनका संतुलित विकास करने में योग अपने आप में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये योग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इन योग के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे सभी पक्षों का संतुलित विकास कर सकते हैं। अब सभी पक्षों के संतुलित विकास के अंदर हमारे पक्ष अगर मानवीय जीवन के हमारे सामाजिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, धार्मिक पक्ष है, तो ये सारे हमारे जीवन के पक्ष हैं और इन्हीं सभी पक्षों का संतुलित विकास करना ही इम्पोर्टेंट है और इस संतुलित विकास करने में इन सभी का संतुलित विकास करने में योग की एक इम्पोर्टेंट भूमिका है। अगर हम इनका संतुलित विकास करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल दिया गया है, अगर चिकित्सा विज्ञान की अगर बात करते हैं तो चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन में आने वाले समस्त जो रोग है, व्याधियां हैं, हम उनका क्या करते हैं, उपचार करते हैं और इनके माध्यम से हम हमारे शारीरिक जो रोग हैं उनका निवारण करते हैं और इस शारीरिक रोगों का निवारण करने के पश्चात ही हम क्या कर सकते हैं, हमारे ये जो पक्ष हैं उनका फिर संतुलित विकास कर सकते हैं। तो इनमें फिर योग की एक अपनी इम्पोर्टेंट भूमिका है। इसके पश्चात आता है चिकित्सा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, जिसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया है अभी। तो चिकित्सा में योग, क्योंकि आजकल मनुष्य जीवन में इतनी कमियां आ गई हैं या कह सकते हैं हमने पाश्चात्य जीवन शैली को जो अडॉप्ट किया है उससे हमारे जीवन में शारीरिक और मानसिक ये दोनों रोगों की उत्पत्ति ज़्यादा हो रही है और आजकल WHO ने भी डिक्लेयर किया है कि आने वाले कुछ समय में पश्चात ये जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं हमारी जो हम ले रहे हैं ये भी हमारे शरीर पर असर करना बंद कर देगी और यही आज भी हमें इसका जो परिणाम है, ये जो प्रेडिक्शन जो किया गया WHO के द्वारा, उसका हमें हमारे समाज के अंदर इस प्रकार के परिणाम दिखाई देने लग रहे हैं। तो अब एक ही माध्यम बचता है, वो योग है। अब योग के माध्यम से हम हमारी चिकित्सा पद्धति में योग से संबंधित विभिन्न आसनों का प्रयोग करते हुए हम हमारे शारीरिक व्याधियों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो चिकित्सा में भी योग का प्रयोग किया जा रहा है और इसके माध्यम से विभिन्न अवस्थाएं या विभिन्न आसनों के माध्यम से हम रोग का निवारण कर सकते हैं। अगर इसमें हम एक एग्जाम्पल लें तो सिंहासन है, सिंह जो होता है शेर की प्रकृति के अंदर हम आगे रख करके अगर हमारी गर्दन को ऊंचा करें तो इसका इफेक्ट हमारे जो आंखों की शक्ति है, हमारी जो वॉल्यूम है, इस पे भी पड़ता है। तो इससे जो मांसपेशियों में खिंचाव आता है उसका परिणाम ये होता है कि हमारी आवाज़ सुदृढ़ होती है और हमारी आंखों की जो शक्ति है देखने की वह भी बढ़ जाती है। साथ ही हमारा जो सीना है, जब हम सिंहासन की तरह इस तरह से अगर हम अपने पोजीशन बना करके योग करते हैं तो हमारा जो छाती है या हमारा सीना और हमारा जो गला है इसके अंदर भी हमें लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए आए दिन अभी सर्दियों के मौसम में टॉन्सिल की प्रॉब्लम सभी व्यक्तियों को होती है, तो इस टॉन्सिल की प्रॉब्लम भी इस सिंहासन के माध्यम से या सिंहासन जो योग है इसके माध्यम से हम हल कर सकते हैं। तो इसमें भी लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार चिकित्सा में भी क्या है, योग का प्रयोग हम करके अपने जो प्रॉब्लम है, जो हमारी रोग है, उनका निवारण कर सकते हैं।
ज्ञान, मनन, चिंतन, तर्क। तो योग के इन साधनों का प्रयोग करके हम हमारे दुखों का जो उन्मूलन है वो कर सकते हैं और दुखों का नाश कर सकते हैं। और परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आजकल ऐसे स्पिरिचुअल कम्युनिटी से रिलेटेड ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जाता है जिससे उस दिवंगत आत्मा जिसने शरीर छोड़ा है हम उसकी शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो और ऐसे दुख से मुक्ति पाने के लिए मेडिटेशन बहुत ही आवश्यक है। और श्री कृष्ण ने भी, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हम मोह के वश, आसक्ति के वश उन परिजनों से जुड़े हुए होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है। तो गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि ये सब काल के ग्रास में गए हुए हैं, तुम इसे मरा हुआ समझो और अपने कर्तव्य का पालन करो जो तुम्हारे दायित्व है। तो इस प्रकार अपने इन दुखों से मुक्ति के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में योग का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने योग के विभिन्न संदर्भों में जो उपयोग है हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। योग अपने आप में हमारी भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्वों का पोषण करने में योग की इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। साथ ही योग के माध्यम से हम हमारे जो भारतीय संस्कृति के तत्व है उनका विकास कर सकते हैं। और इन योग के माध्यम से अगर हम हमारे भारतीय संस्कृति का जो आदर्श रूप है जिसे आज पूरा विश्व मान रहा है, और अपनी तरह से योग के लिए बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन बने हैं जो मेडिटेशन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार करते हैं, जीवन में आने वाले जो तनाव है उनसे दूर रखने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से योग हमारे भारतीय संस्कृति के दो पहलू है जिसमें योग भी है और हमारी संस्कृति का जो आइडियल सबसे आदर्श है वो भी है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि अगर योग नहीं है तो हम किसी भी चीज को अपना आइडियल नहीं मान सकते। और अगर आइडियोलॉजी है, आदर्श है जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं और इसमें हम योग का प्रयोग नहीं करते तो भी एक तरह से उसका नेगेटिव परिणाम आएगा। और एक दूसरे को पूर्ण रूप से जोड़ रखने में, चाहे भारतीय संस्कृति है या आदर्श है या योग है, इनको जोड़े रखने में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही योग का है जो हमारी भारतीय संस्कृति के आदर्शों को जोड़े रखती है। तो आज की वीडियो में हम यही स्टडी करेंगे। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा ध्यान, जो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में बस योग के विभिन्न संदर्भ आज समाप्त होते हैं। अब आज के जो असाइनमेंट है, इसमें वही क्वेश्चन है कि विभिन्न संदर्भों में योग के प्रयोगों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसका जो आंसर है वो आपको 300 वर्ड में करना है। इसमें फर्स्ट वीडियो से रिलेटेड पार्ट भी आपको इंक्लूड करना है ताकि जो सारा मैटर है आपका एक जगह आ जाए। और एक जगह जब एग्जामिनेशन की हम तैयारी करते हैं तो उस दौरान इस प्रकार कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। और इट्स अ वेरी इजी टॉपिक फॉर ऑल द व्यूअर्स। नाउ एक और असाइनमेंट दिया जाता है स्टूडेंट्स को कि जब भी आप कॉलेज जाए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेते हैं। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर में ही रहिए। और आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए। और घर से बाहर निकलते समय अपने चेहरे पर और नाक और मुँह ये सब ढका हुआ हो, यानी फेस पर मास्क लगाना अनिवार्य है। अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए।
साथ ही अपने सर्दी खांसी बुखार या ऐसे कोई सिम्टम्स आपको फील होते हैं तो आप तुरंत जा करके डॉक्टर की सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप यानी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा जो भी ग्रुप्स हैं हम यूज़ करते हैं, फेसबुक वगैरह, उनमें आप कोरोना वायरस के पोस्टर बना करके अपलोड करें, लोगों को अवेयर करने का काम कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए